हेलो स्टूडेंट्स, 12th इकोनॉमिक्स की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा सरकारी बजट का अर्थ क्या होता है और बजट क्यों बनाया जाता है। सरकारी बजट बनाने के क्या क्या फायदे हैं आपको समझ आ गए होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बजट का के घटक क्या होते हैं, बजट की संरचना कैसे बनाई जाती है या उसका स्वरूप कैसे निर्धारित किया जाता है। तो देखिए, बजट के घटक यदि अपन देखें या इसका स्वरूप पर दृष्टि डालें तो बजट दो रूपों में बनाया जाता है। देखिए, पहला होता है राजस्व बजट, राजस्व, और दूसरा बजट होता है पूंजीगत बजट। राजस्व बजट और दूसरा है पूंजीगत बजट। दूसरा पूंजीगत बजट। हम पहले भी बजट का मीनिंग देख चुके हैं कि बजट क्या है। आय व्यय का ब्यौरा होता है। तो राजस्व बजट के अंदर हम पढ़ेंगे, इसके दो पार्ट करके पढ़ते हैं हम इसको। राजस्व प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय करके। पहले मैं आपको पूरा राजस्व बजट बता रही हूँ, उसके बाद हम पूंजीगत बजट की चर्चा करेंगे। राजस्व बजट के दो रूप हैं कि प्राप्तियां कहां से होगी और व्यय हम इसमें कहां पर करेंगे। तो राजस्व प्राप्तियों के भी पुनः हमारे पास में दो सोर्स हैं। देखिए, कर राजस्व और गैर कर राजस्व। इसके दो प्रारूप हैं, कर राजस्व और गैर कर राजस्व। गैर कर राजस्व। अब कर राजस्व, कर भी दो प्रकार के होंगे। टैक्स एक अनिवार्य भुगतान है जो हम सरकार को करते हैं, जिसके बदले में किसी प्रत्यक्ष लाभ की आशा नहीं की जाती। ठीक है, राजस्व बजट की बात करें, पहले इसके दो घटक हैं, पहला राजस्व बजट और दूसरा हमने कहा पूंजीगत बजट। जो राजस्व बजट है उसके दो पार्ट हैं, एक राजस्व प्राप्तियां और दूसरा राजस्व व्यय। प्राप्तियां कहां से होगी, व्यय कहां करेंगे। राजस्व प्राप्तियों के वापस दो सोर्स हैं, एक है कर राजस्व और दूसरा है गैर कर राजस्व। अब कर भी दो टाइप के होंगे। एक होंगे, कर का मीनिंग तो अभी मैंने आपको बताया कि कर वो भुगतान है, अनिवार्य भुगतान है, जो हर व्यक्ति जिस पर ये लगाया जाता है उसको दूसरे व्यक्ति को जिस पर लगाया जा रहा है उसका भुगतान उसे देना जरूरी है, और इसके बदले में हम सरकार से किसी प्रत्यक्ष लाभ की आशा नहीं करते कि मैंने कर दिया तो मुझे आप ये प्रकार की सेवा या सुविधा दीजिए। कर राजस्व के वापस देखिए दो पार्ट हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर और दूसरे होते हैं अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर, इनका मीनिंग देख लें। प्रत्यक्ष कर वो कर होते हैं जो जिस व्यक्ति पर लगाए जाते हैं उसका भुगतान भी उसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। जैसे इनकम टैक्स, आयकर जिस व्यक्ति पर लगाया जाएगा उसका भुगतान भी उसी व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा। मनोरंजन कर, आप सिनेमा जाते हैं, पिक्चर देखते हैं, वहां पर जो टैक्स लगता है उसको आप ही भुगतान करते हैं। तो ऐसे सभी कर, ऐसे देखिए उत्पादन कर है वो प्रत्यक्ष कर है, आय कर प्रत्यक्ष कर है, मनोरंजन कर प्रत्यक्ष कर है, उपहार कर प्रत्यक्ष कर है। ये वे कर है जो जिस व्यक्ति पर लगाए जाते हैं उसका भार भी उसी व्यक्ति पर होता है, यानी इनका करापात और कराघात, कर पड़ने वाला और कर का आघात सहन करने वाला एक ही व्यक्ति होता है। और अप्रत्यक्ष कर, इनकी यदि अपन चर्चा करें तो ये जिस व्यक्ति के ऊपर लगाए जाते हैं वो व्यक्ति इनको नहीं चुकाता, वरन वो उसका भार क्या है किसी दूसरे व्यक्ति पर डाल देता है। कैसे, जैसे बिक्री कर की बात करूं मैं, ठीक है, बिक्री कर किस पर लगाया जाता है, सेल टैक्स दुकानदारों पर लगाया जाता है, जो विक्रेता होते हैं उन पर लगाया जाता है, लेकिन वे उसका भार किस पर डाल देते हैं, विक्रेताओं पर या खरीदी करने वाले व्यक्तियों पर। तो जो कर चुकाए किसी और व्यक्ति के द्वारा जाते हैं और उनका भार किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर सहन किया जाता है उसको अपन कहते हैं अप्रत्यक्ष कर। इनका करागार और करापात दोनों अलग अलग व्यक्तियों पर होता है। अब प्रत्यक्ष कर के अंदर कौन कौन से कर आएंगे, देखिए आयकर, आयकर प्रत्यक्ष कर है, आयकर, उत्पादन कर, मनोरंजन कर, मनोरंजन कर, ऐसे ही उपहार कर, ये सब प्रत्यक्ष कर। उपहार कर जिस व्यक्ति पर ही लगाए जाएंगे वही व्यक्ति इनका भार उठाएगा। अप्रत्यक्ष करों के अंदर हम लेते हैं बिक्री कर,
बिक्री कर। या फिर अपन जैसे अप्रत्यक्ष करों के अंदर उत्पादन कर, मनोरंजन कर को तो अपन प्रत्यक्ष कर के अंदर लेंगे, उत्पादन कर जो है वो अप्रत्यक्ष कर के अंदर भी शामिल किया जा सकता है, क्योंकि उत्पादन जिस व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा तो वो अपनी रेट्स बढ़ा सकता है। आय कर, मनोरंजन कर, उपहार कर तो हमारे कर राजस्व में आएंगे और गैर कर राजस्व में आएंगे, बिक्री कर, उत्पादन कर एक्सेट्रा। अब देखिए गैर कर राजस्व, गैर कर राजस्व जिसके अंदर करों से कोई इनकम नहीं होती, वरन गैर करों से भी सरकार को इनकम हो सकती है। कैसे? फीस, दंड, जुर्माने, फीस, दंड, जुर्माने। यदि आप कानून की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं या कोई ऐसा अनैतिक कार्य करते हैं तो आप पर सरकार के जो व्यक्ति होते हैं फीस, दंड और जुर्माने के रूप में भी अपना शुल्क वसूल कर लेते हैं। तो इसके अंदर विभिन्न प्रकार के शुल्क, दंड और जुर्माने की राशि शामिल की जाएगी। ये तो हो गई प्राप्तियों से संबंधित बात। बजट है तो आय और व्यय दोनों देखना होगा। आय कहाँ से होगी? करों से और गैर करों से। करों में दो प्रकार के कर होंगे, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। गैर कर राजस्व के अंदर फीस, दंड और जुर्माने। अब देखिए राजस्व व्यय किन कार्यों के लिए किया जाएगा? दो प्रकार से है इसके भी। एक होता है योजना कार्यों के लिए व्यय, योजना कार्यों के लिए व्यय, योजना कार्यों के लिए। और दूसरे प्रकार के व्यय होंगे गैर योजना कार्यों के लिए, गैर योजना कार्य। गैर योजना कार्यों के लिए व्यय, है ना। योजना कार्यों के लिए इसके अंदर आपको पता ही है विभिन्न प्रकार की पंचवर्षीय योजनाएं बनाकर हम विकास करते हैं। चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ चुके हैं आर्थिक नियोजन, जिसमें हमने पढ़ा कि हम 13 पंचवर्षीय योजनाएं कंप्लीट कर चुके हैं। इन विभिन्न योजना कार्यों पर व्यय किसके द्वारा किए जाते हैं? सरकार के द्वारा। तो सरकार योजना कार्यों के लिए व्यय कर सकती है अपनी प्राप्तियों में से। और गैर योजना कार्यों के अंदर जितने भी प्रकार के व्यय आएंगे उसमें देखिए सरकार की सेवा में विभिन्न व्यक्ति लगे हुए रहते हैं, उनको विभिन्न प्रकार की सेवाओं पर सरकार को वेतन, भत्ते और पेंशन के रूप में इनकम चुकानी होती है। तो सेवा कार्यों पर व्यय, वेतन, भत्ते और पेंशन पर व्यय को गैर योजना कार्यों के अंदर अपन गिनेंगे। गैर योजना कार्यों के अंदर आएंगे, इसमें तो आएंगे पंचवर्षीय योजनाओं के लिए योजना व्यय, है ना, पंचवर्षीय योजना व्यय। और इसके अंदर आ जाएगा हमारे सेवाओं पर व्यय, सेवाओं पर व्यय, वेतन, भत्ते और पेंशन के रूप में, है ना, वेतन, भत्ते और पेंशन। सरकार के बहुत सारे ऑफिस होते हैं, वहां लगे हुए व्यक्तियों को सरकार वेतन, भत्ते और पेंशन के रूप में भुगतान करती है। क्लियर हो गया होगा आपको कि राजस्व बजट क्या है। अब हम बात करेंगे पूंजीगत बजट की। अभी तक हमने एक टॉपिक कंप्लीट किया है, राजस्व बजट क्या है। दो रूप है इसके, राजस्व प्राप्तियां, राजस्व व्यय। राजस्व प्राप्तियां का मतलब राजस्व सरकार के राजकोष में जो प्राप्तियां होंगी वो कहाँ से होगी? करों से और गैर करों से। कर दो टाइप्स के होंगे, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। गैर कर राजस्व में फीस, दंड और जुर्माने। राजस्व व्यय किन कार्यों के लिए किया जाएगा? योजना कार्यों के लिए और गैर योजना कार्यों के लिए। योजना कार्यों के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाकर हमने विकास का मार्ग चुन रखा है। तो विभिन्न प्रकार के जो योजनागत व्यय हैं वे योजना कार्यों के लिए यानी पंचवर्षीय योजनाओं पर किए गए व्यय में शामिल किए जाएंगे। और गैर योजना कार्यों के लिए इसके अंदर सेवाओं पर व्यय या वेतन, भत्ते और पेंशन के लिए किए जाने वाले व्ययों को हम शामिल करेंगे। अब हम पूंजीगत बजट को देखेंगे। पूंजीगत बजट, पूंजीगत बजट इसके घटक या इसकी संरचना कैसे बनती है? जिस प्रकार राजस्व बजट की संरचना राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय के आधार पर हमने की, वैसे ही पूंजीगत बजट की रचना भी हम पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय से करेंगे। पूंजीगत प्राप्तियां आय व्यय तो हो गई, बजट है तो पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय। अब देखिए सरकार को पूंजीगत प्राप्तियां कहां से हो सकती है? राजस्व प्राप्तियां तो करों से होती है, लेकिन जो हमारी पूंजीगत प्राप्तियां देखो कहां से होगी। इसके अंदर हम सबसे पहले यदि बात करें तो सार्वजनिक ऋणों से आए।
पहली आय होगी सरकार को सार्वजनिक ऋणों से। सरकार जनता से ऋण ले सकती है सार्वजनिक ऋणों से। सेकंड इसके अंदर ट्रेजरी बिलों से आय हो सकती है सरकार को, ट्रेजरी बिलों से, ट्रेजरी बिलों से आय। पूंजीगत प्राप्तियों के अंदर तीसरा अगर अपन इसके अंदर देखें तो व्यापारिक बैंकों व रिजर्व बैंकों से सरकार ऋण ले सकती है। व्यापारिक बैंकों व रिजर्व बैंक से ऋण। केंद्रीय बैंक हमारा, रिजर्व बैंक से ऋण लेकर भी सरकार आय प्राप्त कर सकती है। ऋण भी आय का अर्जन का साधन है। यदि सरकार की प्राप्तियां कम होती तो अनेक बार ऋण लेकर भी सरकार आय अर्जन कर सकती है। उसके बाद में ब्याज, अनुदान और उपहार से आय या अल्प बचत योजनाओं से भी सरकार को लाभ होता है। अल्प बचत योजनाओं के लाभ, अल्प बचत योजनाओं के लाभ और उपहार, अनुदान, इनसे सरकार आय प्राप्त कर सकती है। उपहार के रूप में, अनुदान के रूप में, ब्याज के रूप में, ब्याज, उपहार, अनुदान से आय, ये तो सरकार के आय के सोर्स हुए पूंजीगत प्राप्तियों के अंदर। ध्यान रखिए, पूंजीगत प्राप्तियां अलग होती है, राजस्व प्राप्तियां अलग होती है। जो राजस्व प्राप्तियां हैं ये सरकार की चालू प्राप्तियां होती है और इनको वापस लौटाने का दायित्व सरकार का नहीं होता। लेकिन सरकार ने पूंजीगत प्राप्तियों में यदि ऋण से आय प्राप्त कर रखी है तो सरकार पर इनको लौटाने का दायित्व भी होगा। तो सरकार ऋणों से आय प्राप्त कर सकती है, जिसमें वो केंद्रीय बैंक से ले सकती है, व्यापारिक बैंकों से ले सकती है, जनता से भी ऋण प्राप्त कर सकती है, ट्रेजरी बिलों के माध्यम से आय प्राप्त कर सकती है। अल्प बचत योजनाओं के लाभ भी सरकार की आय का सोर्स बनते हैं। इसके अलावा अन्य देशों की सरकारें या देश की जनता यदि सरकार को कोई उपहार, अनुदान, अन्य प्रकार की सहायता देती है तो उससे भी सरकार को आय प्राप्त हो सकती है। इनको अपन पूंजीगत प्राप्तियों में गिनेंगे। फिर देखिए पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय भी दो प्रकार के कार्यों के लिए होंगे। वही हमने देखे योजना कार्यों के लिए, और दूसरा है गैर योजना कार्यों के लिए, योजना कार्यों के लिए और गैर योजना कार्यों के लिए। गैर योजनागत व्यय, जिसमें योजना कार्यों के लिए व्यय में तो अपन पंचवर्षीय योजनाओं के लिए किए जाने वाले व्यय को शामिल करेंगे। लेकिन जो गैर योजनागत व्यय है, योजना कार्यों के लिए तो पंचवर्षीय योजनाएं के लिए हम व्यय करते हैं, लेकिन गैर योजनागत कार्यों के लिए जो व्यय है वो देखिए इसमें तो हो जाएगा पंचवर्षीय योजनाओं के लिए। ठीक है, पंचवर्षीय योजनाओं पर गैर योजनागत व्यय के अंदर ऋण व ब्याज भुगतान, सरकार को क्या करना पड़ता है, ऋण व ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। ऋण व ब्याज भुगतान करती है सरकार, है ना। गैर योजनागत के अंदर इसको शामिल करेंगे। इसके अलावा सरकार नई पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण करने के लिए व्यय कर रही है, नई संपत्तियां खरीद रही है, नए इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो उसमें भी सरकार का व्यय होगा। उसको गैर योजना के व्यक्तिगत व्यय में गिनेंगे। नई पूंजीगत संपत्ति निर्माण, है ना। ये था हमारा पूंजीगत बजट। समझ आ गया होगा आपको। पूंजीगत प्राप्तियों में मुख्य स्थान ऋणों और अन्य प्रकार के जो सरकारी संस्थान है जिनके अंदर अल्प बचत योजनाओं के लाभ, ट्रेजरी बिलों से आय, इसको अपन शामिल करते हैं। और पूंजीगत व्यय योजनागत कार्यों के लिए होगा, गैर योजनागत कार्यों के लिए होगा। योजना कार्यों के लिए वही आर्थिक विकास के लिए हमने नियोजन का मार्ग चुना है। नियोजन कार्यों के लिए जो भी व्यय होंगे वो योजनागत व्यय में आएंगे। और गैर योजनागत व्यय के अंदर ऋण और ब्याज भुगतान करने के लिए हम जितने प्रकार के व्यय कर रहे हैं या नई पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण करने के लिए जितने व्यय किए जा रहे हैं वो सब किसके अंदर आएंगे, गैर योजनागत व्यय में। आपको बजट की स्वरूप या संरचना समझ में आ गई होगी कि सरकार के बजट में कौन कौन से भाग होते हैं या सरकारी बजट को अपन किन दो रूपों में बांट कर अध्ययन करते हैं, वापस उनके कितने स्वरूप है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियों में क्या अंतर है। अभी हमने बजट पढ़ाई है तो हम ये डिफरेंस भी समझ लें।
अभी हमने राजस्व प्राप्तियां भी पढ़ी है, पूंजीगत प्राप्तियां भी पढ़ी है। राजस्व प्राप्तियां व पूंजीगत प्राप्तियों में क्या अंतर है? बजट से जुड़े हुए ये टॉपिक है, इसीलिए मैं यही चर्चा कर रही हूँ इनकी। राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियों में अंतर, राजस्व व पूंजीगत प्राप्तियों में अंतर। राजस्व प्राप्तियों में मुख्य स्थान देखो किसका है? करों का। ये सरकार की चालू प्राप्तियां होती है, ये चालू प्राप्तियां होती है, चालू प्राप्तियां। और जो पूंजीगत प्राप्तियां होती है वो सरकार की दीर्घकालीन प्राप्तियों के अंदर अपन इनको गिन सकते हैं, दीर्घकाल तक इसका इस्तेमाल कर सकती है सरकार। चूंकि राजस्व प्राप्तियों के अंदर करों की भूमिका प्रमुख होती है, तो सरकार को इनको लौटाने का दायित्व नहीं होता, राजस्व प्राप्तियों को लौटाने का दायित्व नहीं होता, लौटाने का दायित्व नहीं होता। लेकिन पूंजीगत प्राप्तियां ऋणों या अन्य प्रकार से होती है, ये उधारी के रूप में होने के कारण सरकार पर इनको लौटाने का दायित्व होगा। पूंजीगत प्राप्तियां लौटाने योग्य होती है। थर्ड डिफरेंस यदि अपन देखें तो जो राजस्व प्राप्तियां हैं इन पर ब्याज का बोझ नहीं होता, ब्याज नहीं लगता, ब्याज का बोझ नहीं। और जो पूंजीगत प्राप्तियां होती है इन पर ब्याज भुगतान भी करना होगा, ब्याज लगेगा, है ना। क्योंकि ऋणों के रूप में अगर व्यक्ति अपन आय प्राप्त कर रहा है तो उसको ब्याज भी लगता है। ठीक इसी प्रकार सरकार भी ऋणों से आय ले रही है तो ब्याज भुगतान भी करना पड़ेगा। सभी प्रकार के फीस, दंड, जुर्माने, शुल्क, इनसे मिलने वाली राशि को अपन राजस्व प्राप्तियों में शामिल करेंगे और उसके अंदर हम विभिन्न प्रकार के ऋणों से मिलने वाली राशि को पूंजीगत प्राप्तियों के अंदर शामिल करेंगे। अपन इसके एग्जाम्पल दे सकते हैं, आयकर, उत्पादन कर, मनोरंजन कर, बिक्री कर, ये सब क्या है? राजस्व प्राप्तियां हैं। और पूंजीगत प्राप्तियों के अंदर विभिन्न प्रकार के बैंकों से प्राप्त ऋण, सरकार को जनता से प्राप्त ऋण, अल्प बचत योजनाओं के लाभ, वो सब पूंजीगत प्राप्तियों के अंदर शामिल किए जाएंगे। तो अगर आपको राजस्व बजट और पूंजीगत बजट समझ में आ गया था तो वैसे तो इनका डिफरेंस खुद ही क्लियर हो जाना चाहिए। नहीं हुआ तो हमने शॉर्ट में इसकी चर्चा की है। ऐसे ही हम राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में क्या अंतर है उसको भी क्लियर यहीं पर करेंगे। राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में अंतर। अभी तो प्राप्तियों में अंतर किया था, अब व्यय में अंतर, राजस्व व पूंजीगत व्ययों में अंतर, व्यय में अंतर। देखिए, राजस्व व्यय के अंदर अपन सरकार की जो देयताएं हैं वो कम नहीं होती। राजस्व व्यय यदि सरकार करती है तो सरकार की जितनी उधारियां या देनदारियां हैं वो कभी कम नहीं होगी। लेकिन पूंजीगत यदि सरकार व्यय करती है तो सरकार की उधारियां या देनदारियां जो है वो कम हो जाएगी। इसी प्रकार नेक्स्ट यदि अपन देखें तो राजस्व यदि सरकार व्यय करती है तो इसमें कोई नई पूंजीगत परिसंपत्ति का निर्माण नहीं होगा। लेकिन सरकार पूंजीगत व्यय करती है तो इसके अंदर नई पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण सरकार द्वारा किया जा सकेगा। उसके बाद में जो राजस्व व्यय है, सरकार इसके अंदर जितने प्रकार की व्यय करेगी उनकी वित्तीय व्यवस्था कहाँ से होगी? इनकी वित्तीय व्यवस्था होती है करों से, करों से होती है। और पूंजीगत व्यय की वित्तीय व्यवस्था कहाँ से होती है? ऋणों से। वित्तीय व्यवस्थाएं कर सकते हैं अपन, है ना। ये देने योग्य नहीं होते या इन पर सरकार यदि कोई व्यय करती है तो सरकार की देनदारियां इसमें कम नहीं होगी। विभिन्न प्रकार के वेतन भत्ते, पेंशन, वेतन भत्ते, पेंशन, सेवाओं पर व्यय, इसके अंदर अपन इसको गिनते हैं। जितने भी व्यय होते हैं सरकार के वो सब राजस्व व्यय के अंदर आएंगे। और सार्वजनिक सेवाओं पर व्यय, नई परिसंपत्तियों के निर्माण पर जितने व्यय करेगी वो सब किसके अंदर आ जाएंगे? हमारे पूंजीगत व्यय के अंदर। तो कभी कभी परीक्षा में आ जाता है राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां या राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में डिफरेंस लिखिए, तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास में हमने देखा बजट का संगठन कैसे होता है या इसका स्वरूप कैसे निर्धारित होता है, दो रूपों में ये कैसे निर्धारित कर हम आय और व्यय से संबंधित विभिन्न अपने कार्य पूरे करते हैं, और साथ ही राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में क्या अंतर है आपको क्लियर हो गया होगा। धन्यवाद।